सभी किसान भाइयों को मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य हमारे इस फेसबुक लाइव सीरीज सेशन इफ्को किसान संचार की ओर से संचालित किए जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों के साथ साथ अपने गांव घर आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम अपना ये फेसबुक लाइव सेशन करते हैं और अब लगभग 2 सप्ताह से ज्यादा हो गया हम नए नए विषय पर, ज्वलंतशील मुद्दों पे समय के हिसाब से, समय की जरूरत के हिसाब से जानकारी जो आवश्यक हो उसके अनुसार हम ये फेसबुक लाइव सेशन करते हैं। प्रतिदिन एक नए विषय पे, प्रतिदिन एक नए वैज्ञानिक, एक नए एक्सपर्ट के साथ, ताकि हमारे अन्नदाता किसान भाइयों एवं कृषि तंत्र प्रणाली से जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी व्यक्ति हों जो कृषि से जुड़े हैं एवं कृषि के आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको जानकारी का अभाव ना हो। इसी प्रयास में मैं सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा। 2 से ढाई हफ्ते हो गए हैं और प्रतिदिन हमें बहुत प्यार, सम्मान एवं आप लोगों का आदर मिला है। प्रतिदिन 50, 60, 40, 50 से भी ज्यादा लोग जुड़ते हैं, लोग कमेंट करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और हम इसी अथक प्रयास में रहते हैं कि यदि लाइव सेशन में हम सारे सवाल जवाब ना उठा पाए, परंतु 24 घंटे के अंदर जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। इसके हित हम कई रूप से, कई प्रतिशत, मतलब काफी हद तक हम कारगर भी रहे हैं। लाइव सेशन के बाद भी कई लोगों ने हमसे सवाल जवाब पूछे हैं और हम यही प्रयास करते हैं कि उनकी कौतूहलता, क्यूरियोसिटी को किस तरह से हम सेटिस्फाई करें। जी हाँ, ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज जिस चीज पे हम चर्चा करेंगे, आज का हमारा मुख्य विषय मौसम एवं खेती को जोड़ के उसको समावेश करके है कुछ इस तरह। जी हाँ, जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली, बढ़ते मौसम की मांग, जिसको अंग्रेजी में यदि मैं कहूँ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। एक बड़ा ही नया विषय है, एक बड़ा ही अनूठा विषय है जिसके बारे में खूब चर्चा परिचर्चा पूरे भारत में ही नहीं देश विदेश में हो रही है। यूरोप, अमेरिका और साथ ही साथ कई देश इससे बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं। पेरिस समिट, ये समिट, वो समिट, कई चीजों पे जलवायु परिवर्तन पे हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि ये ऐसा विषय है जिसपे हमारे व्यूअर्स को जानकारी देना परम आवश्यक है। आज का जो हमारे विषय के बारे में जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देना चाहता हूँ। हमारे एक्सपर्ट पिछले विगत 11 साल यानी 1 दशक से भी ज्यादा कृषि परामर्श, कृषि सलाह के माध्यम से उत्तर प्रदेश एवं आसपास के क्षेत्रों के किसानों को निरंतर गाइड करते जा रहे हैं, निरंतर उनको अपनी सेवाएं देते जा रहे हैं। किसानों के हित में उनको जानकारी प्रदान करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, यही इनका परम उद्देश्य रहा है। और कृषि प्रसार के जरिए कई किसानों की समस्याओं को इन्होंने उत्तर प्रदेश, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल क्षेत्र का जो किसान है, इनसे इनको काफी लगाव है तथा अपनी सेवाएं निरंतर ये प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ, आइए बहुप्रतिभावान, बहुमुखी ओरेटर, कृषि प्रसारक का आज हम स्वागत करते हैं। पूरी ऊर्जा के साथ स्वागत किया जाए हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर पुनीत मिश्रा का। पुनीत जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन मेरा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चर्चा में जो भी किसान भाई शामिल हुए हैं, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, महानुभाव आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं, उन सभी का अभिवादन करता हूं। पुनीत जी, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, समय निकालने के लिए, क्योंकि हम प्रतिदिन किसान भाइयों को नई नई जानकारी से अवगत कराते हैं। इसी विषय पे आज का जो विषय है इसके बारे में मैंने हिंट दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 30 से भी ज्यादा लोग लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। मोनालिसा जी हैं, पूर्वेश जुगानी हैं, राजेश तिरवी, पवन कुमार पांडे, आशीष काले, भूपेंद्र मिश्रा, रुद्र प्रताप सिंह बिसेन, चौहान अशोक, सुमित चौरसिया, ब्रिज विकास जी, डॉक्टर सुशील कुमार राय जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, सुमित झा, मोहित खुराना, डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, वो भी प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। नमस्कार दया जी। एवं सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिवादन हमारे साथ जुड़ने के लिए। सब लोगों ने आपको अपना प्यार एवं अभिवादन दिया है। सभी को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप हमारे किसान भाइयों को जो आज का विषय है इसके बारे में अवगत कराएं।
और तथा इस बिंदु पे थोड़ा सा प्रकाश डाले कि आज़ादी के बाद से अभी तक ऐसी क्या आवश्यकताएं आई, इतनी नई नई तकनीकियों का आविष्कार हुआ, इतनी नई नई तकनीकियां खेती में आई, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? जरा इंट्रोडक्शन देके, पृष्ठभूमि देके आज के चर्चा को शुभारंभ करें। जी पुनीत जी। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं बात अगर शुरू करूं तो बहुत पुरानी बात अगर मैं बात करूं, जब हमारी संस्था जब आई थी 1967 में, उसी ड्यूरेशन के दौरान जो है हरित क्रांति जो है भारत में आया था। उससे पहले स्थिति ये थी अपने देश की कि हम जो है अनाज के लिए भी आयात किया करते थे, दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे। फिर जो है उस चीज को बढ़ाने के लिए हमने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है, हरित क्रांति 1965 में भारत में जो है स्टार्ट हुई। 1950 से ही ये जो है पूरे विश्व में स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे वो बढ़ते हुए भारत में 1965 में जो स्टार्ट हुआ और 1967 में जो है इफ्को का गठन हुआ। उस समय हम जो है हरित क्रांति लाने के पीछे जो मुख्य मकसद था कि हम किस तरह से ज्यादा उपज देने वाली जो किस्में हैं उनका चुनाव करें, उनको जो है प्रोत्साहित करें। रासायनिक उर्वरक जो उस समय हम इस्तेमाल बहुत कम किया करते थे, उसके इस्तेमाल को हम बढ़ाएं, कीटनाशकों के इस्तेमाल को बढ़ाया हमने। सिंचाई की जो हम पद्धति अपना रहे थे, उस सिंचाई की पद्धति में हमने सुधार किया, हमने मशीनीकरण किया, जिसमें कि हमने पंप सेट का इस्तेमाल करना शुरू किया। साथ ही साथ ट्रैक्टर जैसे नए यंत्र का हम जो है कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग करने लगे। ये सारी चीजें उस समय की मांग थी, उस समय हमारी जरूरत थी, क्योंकि हमें जो है उत्पादन अपना बढ़ाना था। लेकिन इस भागदौड़ में हम जो है कुछ चीजें गलत कर गए। आज यदि हम हरित क्रांति को देखते हैं तो ये सच है कि हमने कई तकनीकों का उसमें इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें जो समावेश होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए, उससे हम वंचित रह गए। अब उसका दुष्प्रभाव जो है कई रूप में आज हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो दुष्प्रभाव की मैं अगर बात करूं तो भूजल जो है वो कम होता जा रहा है। वो देख लीजिए, वाटर टेबल की अगर आप देखें तो, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो जहां जो है 30 फीट पे पानी निकल आता था, आज जो है 80 फीट पे पानी आ रहा है। जो हम संतुलित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक जो है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे मिट्टी की उर्वरता में गिरावट देखने को मिल रही है। जो रासायनिक कीटनाशक हम बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण जो है पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, मानव स्वास्थ्य भी उससे जो है प्रभावित हो रहा है। हमारे जो मिट्टी में लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये जो बढ़ता हुआ जलवायु परिवर्तन है, ये भी एक तरह से समझिए कि इन सब कारकों में एक सम्मिलित भाग है। और इसके कारण जो है जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके कारण उत्पादन जो हमारी प्रणाली है उसमें अस्थिरता आ गई है और हमारे उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के ऊपर भी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जी सिद्धार्थ जी। जी पुनीत जी, आपने कहा कि आजादी के बाद से और आज तक 2020 तक प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ये कितना बड़ा एक जो है इंसान की गलती है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हैं 2020 में प्रकृति हमसे चुन चुन कर बदला ले रही है और प्रतिदिन प्रति माह कुछ न कुछ नए प्राकृतिक आपदाओं से हमें सामना करना पड़ रहा है। बड़े ही विविध रूप से आपने इस पे प्रकाश डाला। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। रुद्र प्रताप सिंह बिसेन ने धन्यवाद कहा है और कहा है कि किसानों के जो है इसको किसान का ये जो प्रतिदिन लाइव चलता है, किसानों के हित के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है, सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र प्रताप सिंह बिसेन जी हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करने के लिए। 35 से ज्यादा लोग इस समय लाइव हो चुके हैं और लोगों के मन में इंटरेस्ट काफी आ रहा है, रोचकता बढ़ रही है। अब मैं चाहता हूं आप जरा सा प्रकाश डालें कि आखिरकार जो जलवायु परिवर्तन, जिसका व्याख्यान आपने कुछ सेकंड पहले किया, इसका अर्थ क्या है, आखिरकार है क्या, किसान भाई इसको किस तरह से समझे? सिद्धार्थ जी, जो जलवायु परिवर्तन है, औसत जो मौसमी दशा होती है, जो पैटर्न होता है मौसम का, उसमें अगर कोई ऐतिहासिक रूप से बदलाव आ जाए तो उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं।
अब ये जलवायु परिवर्तन जो है, इसको मैं अगर दूसरे रूप में कहूँ तो इसका मतलब हुआ कि मौसम में आने वाले जो व्यापक बदलाव हो जाते हैं, उसी को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। अब ये जलवायु परिवर्तन जो है दो तरह के हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन एक तो आपका जो है मैनमेड हो सकता है, मतलब कि हमारी जो क्रियाएं हैं उसके कारण जो जलवायु परिवर्तन होता है वो हो सकता है, या मौसमी आपदा के कारण भी हो सकता है। अगर मैं खेती की बात करूं, जो हम करते हैं, हमारे मानव कृषि कार्य जो करते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्सर्जित होते हैं, जिससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे मीथेन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें होता क्या है कि जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में धरती के अंदर जो पर्यावरण अपना है, जो हवा है, उसके अंदर जो है ये हवा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब ये मात्रा जब बढ़ती है तो सूर्य का प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उस दौरान जो है उसका कुछ हिस्सा जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो अवशोषित कर लेती है। अभी अवशोषित कर लेती है तो उससे जो है वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ये होने का मुख्य कारण क्या है? एक तो खेती भी है। देखिए, अगर इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे गांव में अगर कोई एक किसान है, अपने धान के खेत में एक कट्टा जो है वो यूरिया का उपयोग करता है, तो सामने वाला देखता है कि नहीं, अगर ये एक कट्टा यूज कर रहा है तो मैं 2 कट्टा करूंगा। उससे जो है ग्रीननेस बढ़ जाती है, उससे जो है वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है, उससे जो है सारी प्रक्रिया जो है पौधे का वो बढ़ जाता है। उससे जब ज्यादा पौधे वेजिटेटिव होंगे, ज्यादा उनका पत्ता ज्यादा ग्रीनरी होगा, ज्यादा चौड़ा होगा, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा निकलेंगी और इस तरह का जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, जैसे हम बहुत सारे हमारे उद्योग जो है वो कोयला से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, प्राकृतिक गैसों के ऊपर हम निर्भर करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो वातावरण में बढ़ती हैं। इनका उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। एक अनुमान लगाया गया है, सिद्धार्थ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सदी के अंत में मतलब मान के चलिए 2100 तक जो ये तापमान है ये लगभग 1.1 से लेकर के 2.9 डिग्री सेल्सियस के बीच में बढ़ सकता है। तो इस तरह की स्थिति जो है भयावह होती जा रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। आने वाले दिनों में अगर हम सचेत नहीं होते हैं इस समय, तो आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। जी पुनीत जी, आपने कहा है कि जैसा एक अनुमान, एक आपने स्टडी फैक्ट रखा कि इस दशक के अंत तक 1.9 के आसपास यदि कुल तापमान यदि हमारे पूरे विश्व का बढ़ जाए, तो ये सुनने में तो बड़ा ही छोटा जो है फिगर लग रहा है, परंतु इसका इफेक्ट कितना बड़ा होगा, लार्ज स्केल पे होगा, ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। तो समय पे कैसे चेतना है, इस पे आइए चर्चा करते हैं। रणजीत सिंह राजपूत ने आपको सुप्रभात कहा है, राजू मिश्रा जी ने सुप्रभात कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं चाहता हूँ आप जरा सा इस पे प्रकाश डालें कि ये जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं, इसका सामान्य जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सामान्य जनमानस की अगर वैश्विक बात मैं करूं तो एक पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC उसे बोलते हैं। ये कई देश जो है आपस में बैठ करके और इस पे चर्चा करते हैं और एनालिसिस करते हैं। उन्होंने ये जलवायु परिवर्तन के लिए जो है अनुमान लगाया है, ये आप ये देखिए 2050 तक उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जो हम उपज अभी कर रहे हैं वो उपज जो है 10 से 25% जो है 2050 तक कम हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे पूरी दुनिया का खाद्य उपलब्धता पर जो है प्रभाव पड़ेगा। अब ये जो जलवायु परिवर्तन का है, पशुधन के क्षेत्र में भी उत्पादकता और भोजन जो है उनके लिए और चारा जो है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। उनकी सेहत जो है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। जो पौधों पर आधारित और जंतुओं पर आधारित बीमारियां हैं वो भी फैलेंगी। जो समुद्र पर निर्भर हैं हमारे समुदाय, जैसे मछली पालक
जो हैं उनका जीविकोपार्जन में जो है अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा उन्हें। ऐसा अनुमान लगाया गया है सिद्धार्थ जी कि बढ़ते हुए तापमान के कारण ये 2050 तक जो है खाने योग्य जो मछलियों की प्रजातियां हैं उनको पकड़ने में लगभग मान के चलिए कि हमें 40% तक की कमी देखने को मिल सकती है। इसका प्रभाव सीधे जो है हमारे छोटे और लघु किसान हैं उनके आय पर पड़ेगा, और छोटे और लघु किसान की आय पर जब पड़ेगा तो गरीबी जो है वो बढ़ेगी, गरीबी का स्तर जो है वो बढ़ेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है खाद्य और कृषि संगठन, उसने ये अनुमान लगाया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है 2050 तक हमें लगभग 122 मिलियन, मतलब एक तरह से समझिए कि 12 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा में चले जाएंगे ये 2050 तक, अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ने खेती की आय में भी कमी होने का बात दोहराया है। इसका नतीजा ये होगा सिद्धार्थ जी कि उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है, जो उसके खरीदने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ भोजन को लोगों तक पहुंचाने में हमें समझौता करना पड़ेगा। हम उसमें भी सेलेक्टिव हो जाएंगे कि हम किसे भोजन कितना मात्रा में दें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है उतनी मात्रा में भोजन नहीं रहेगा। तो अब भोजन नहीं रहेगा तो पोषण में गिरावट होगा, आदमी स्वस्थ नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए कि इसका प्रभाव जो है हमारे आर्थिक और सामाजिक दोनों जीवन पर पड़ेगा। जी पुनीत जी, आपने कहा कि खाद्यान्न सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के ऊपर कितना बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना बड़ा एक प्रभाव पड़ सकता है यदि जलवायु परिवर्तन को हम सीरियसली ना लें, इस पे सचेत ना हो जाए। और आपने एक मुख्य पॉइंट उठाया क्रय शक्ति, जिसको कि यदि मैं कहूँ परचेजिंग पावर, जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है, किसी भी वस्तु को खरीदने की क्षमता, उसमें भारी गिरावट आ सकती है, और तथा कृषि के भी आय में काफी गिरावट आ सकती है। इस जलवायु परिवर्तन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं, यदि इंडस्ट्री है, कोयला, खाद्यान्न या जो भी जितनी भी जो खनिज इंडस्ट्री, यदि इनका इन्वॉल्वमेंट है तो कहीं ना कहीं हम इस बात से पीछे नहीं हट सकते पुनीत जी कि कृषि का भी इन्वॉल्वमेंट है। कृषि के क्षेत्र से भी कुछ ऐसी जो है गलतियां हुई है जिसके कारण आज जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो दया श्रीवास्तव जी ने एक मुख्य पॉइंट उठाया है। दया जी प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, बड़े ही प्रबल व्यूअर है हमारे साथ। वो ये बोल रहे हैं कि कृषि एवं पशुपालन के बिगड़ते सामंजस्य से कृषि लागत बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। बहुत ही सटीक बात कही है, इस पर जरा सा आप जो है प्रकाश डालें। देखिए, दया जी की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। इसको जैसा आपने पहले भी कहा था कि कृषि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट के हिसाब से अगर साझा करूं तो उस हिसाब से एक्चुअली समझ में आता है कि क्या हो रहा है। फैक्ट को जब हम सामने रखते हैं तो भारत में एक जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार 120 मिलियन हेक्टेयर जो है अपने भारत में ऐसी भूमि पाई गई है जिसमें किसी न किसी तरह का कमी जो है वो देखा गया है, मतलब वो डिग्रेडेड है किसी न किसी रूप में। अब ऐसी हालत है 120 मिलियन हेक्टेयर भूमि की जो खेती योग्य भूमि है। अब हमारे देश में आप अगर देखें तो इससे जो है लघु और सीमांत किसान जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अपने देश में मान के चलिए लगभग 80 से 82% जो फार्मर्स हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं। अब एक डाटा ये भी कहलाता है कि चलिए मान लिया कि 80 से 82% जो फार्मर हैं तो वो लघु और सीमांत किसान हैं, तो उनके पास, इसका मतलब वो अपने देश के किसानों का 82% खेत जो है वो उनके पास है। लेकिन ऐसा है नहीं। जो ये 80 से 82% फार्मर हैं, लघु और सीमांत किसान, तो इनके पास मात्र 47% जमीन जो है वो उपलब्ध है कृषि योग्य जो है, बाकी जो है किसी और के पास है, वो बड़े किसानों के पास, स्मॉल फार्मर्स के पास है। तो ये अनुमान के अनुसार जो है एक तरह समझिए अगर इस तरह का डिग्रेडेशन है तो उसका सुधार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो होगा क्या। एक अनुमान ये भी लगाया गया है कि इससे जो है भयंकर सूखे की वजह से जो सकल घरेलू आय है लोगों की वो 24 से 58% तक कम हो सकती है। अब ये उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो घरेलू गरीबी है उसमें 12 से लेकर के लगभग 33% की वृद्धि हो जाएगी।
भारत की कुल कृषि भूमि का एक तरह से समझिए, मैं आपको एक डाटा दे रहा हूँ कि भारत की जो कुल भूमि है उसका लगभग 67% भाग जो है वो मानसून पर डिपेंडेंट होता है। मतलब हमारी पूरी निर्भरता 67% हमारी कृषि जो है वो वर्षा निर्धारित करती है। तो हमारी जो कृषि मौसम पर अत्यधिक निर्भर है, इसकी वजह से हमारी लागत जो है वो अधिक हो जाती है। अब विशेषकर मोटे अनाज की जो फसल है उनकी बात अगर मैं करूं तो जिनकी खेती अधिकतर उन क्षेत्रों में की जाती है जो वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। अब ये एक अनुमान और लगाया गया है 2050 तक कि मानसून में जो होने वाली वर्षा है उसमें 70% तक की गिरावट हो सकती है, ऐसी भविष्यवाणी की गई है, जो भारतीय कृषि के लिए तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। अब देखिए ये भी अनुमान लगाया गया कि अगर 80 वर्ष आगे हम इसी तरह से चलते रहे तो जो खरीफ फसल के मौसम में औसत जो तापमान होता है वो 0.7 से लेकर के 3.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। अब इसे होगा क्या? इसकी वजह से जो है मान के चलिए खरीफ और रबी दोनों की अगर मैं बात करूं तो गेहूं का जो उपज है उसमें लगभग 22% का गिरावट आ जाएगा। धान जो अभी किसान लगा रहे हैं, अगर यही स्थिति हम आगे अपनाते रहे, उसमें सुधार नहीं किया तो धान का उत्पादन जो है वो 15% कम होगा आज से 80 वर्ष बाद। तो हमें जो है इस पे चर्चा करनी होगी, हमें इसे एडॉप्ट करना होगा, हमें सोचना होगा कि इस तरह का जो फ्यूचर हमें दिखाया जा रहा है उस तरह के फ्यूचर से हम कैसे बचें। जी सिद्धार्थ जी। जी पुनीत जी, आपने कहा कि कुछ ऐसे जो है चेताने वाले फैक्ट्स रखे हैं कि खरीफ के जो पूरी ऋतु अवधि है उसमें तापमान का बढ़ना, रबी के सीजन के रबी ऋतु के उत्पाद, गेहूं के उत्पाद का कम होना, धान के उत्पाद का कम होना, और ये जो मुख्य दो अनाजी फसलें हैं जिससे किसान भाई, न केवल किसान भाई, पूरा देश, सारे जनमानस अपने पालन पोषण एवं जो है भरण पोषण का कारण जो है मुख्य वो करते हैं।